Good morning students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shri Jyoti Educational Group. Today we will take the revision class of chapter number 1. So class, chapter number 1, that is electric charges and field. Okay. So you have seen the spark when we take off our synthetic clothes. Have you ever tried to find any explanation for this phenomena? Do you know the reason for the lighting? Basically the reason is the charging and discharging. Okay, so first of all we will discuss about the electric charge. There are two type of charges. First one is the positive, another one is the negative. अगर हम charge की unit की बात करें, the unit of the charge is coulomb, which is denoted by capital C here. Now चार्ज की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है कितना नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. बेसिकली दिस इज अ सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. दिस इज द डायग्राम ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने एक मेटल का नॉब लगा रखा है. दिस इज द मेटल रोड, दिस इज द रबर एंड दिस इज द गोल्ड लीफ. जैसे हम इस चार्जिंग बॉडी को इससे कनेक्ट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती है. गोल्ड लीफ के बीच में जो लीव्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. जो अपने अंदर से पास कर रहा है वो कंडक्टर होगा. इंसुलेटर क्या होगा बच्चों? इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. ओके, नाउ नेक्स्ट वन कम्स अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग. बेसिकली ये सेफ्टी पैरामीटर है कि हम अर्थिंग और ग्राउंडिंग को सेफ्टी में यूज करते हैं, बट यहाँ पे अर्थिंग और ग्राउंडिंग का क्या यूज है वो भी देख लेते हैं. व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रिंग इन कांटेक्ट विद द अर्थ, ऑल द एक्सेस चार्ज पास थ्रू द अर्थ थ्रू द कनेक्टिंग रोड. दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग और अर्थिंग. ना अब हम बात करते हैं चार्जिंग मेथड की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, लेकिन हमें फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ना है और कंडक्शन के बारे में पढ़ना है. तो वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें हम बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं. नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या करते हैं बच्चों? आपके पास दो कंडक्टिंग बॉडी होती है. जैसे सपोज करो आपके पास दो बॉडी है. ओके, दीज आर टोटली न्यूट्रल. इसके पास में हम क्या करेंगे? एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे. उससे क्या होगा कि अगर सपोज करो इसका पॉजिटिव चार्ज है तो ए पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और बी पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद जैसे ही ए पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और बी पे पॉजिटिव, तो इस दोनों को हम सेपरेट कर देंगे. तो सेपरेट करने के बाद ये वाली जो बॉडी होगी, दिस वन ए, ये टोटली पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी और बी जो होगी बच्चों वो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी. ओके, इसी तरह से ही आपका इंडक्शन मेथड भी है. लेकिन इंडक्शन मेथड में बच्चों ध्यान रखना, इंडक्शन मेथड में हम चार्जिंग बॉडी को उस बॉडी से हम टच नहीं करते हैं जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है. कंडक्शन मेथड में हम टच करते हैं बच्चों. ओके, आई बात समझ में? इंडक्शन मेथड में हम टच नहीं करेंगे, कंडक्शन मेथड में टच करेंगे. तो दिस इज योर चार्जिंग मेथड. नाउ कम टू द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? सिंपल सी प्रॉपर्टीज है. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं. इट मींस यू हैव टू कीप द फॉर्मूला दैट इज Q इक्वल टू एनी फॉर दिस प्रॉपर्टी. नाउ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज होते हैं वो सिंपली एड हो जाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कूलम्स लॉ. दिस लॉ हेल्प्स टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल which are at the rest position. The formula will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. और ये जो 1/4 pi epsilon naught है इसको हम बच्चों कैसे डिनोट करते हैं? सो F12 इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे R12 कैप लिख देंगे. नाउ K की वैल्यू जो होती है दिस इज 1/4 pi epsilon naught दैट इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और ये R12 है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर है बच्चों. इसका मतलब इस यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड जो है वो तो 1 है बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है. ना फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस. अगर बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल है और आपको किसी एक चार्ज के अक्रॉस सारे चार्जेस पे लगने वाला, यानी कि कोई एक चार्ज, सपोज करो दिस इज 1 चार्ज, आप इस चार्ज पे इसकी वजह से जो भी चार्जेस यहाँ पे रखे हुए उन सबकी वजह से आप फोर्सेस कैलकुलेट करना चाहते हो, नेट फोर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा और उन सबको वेक्टर की फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा. यानी वी हैव टू यूज द वेक्टर अलजेब्रा. ओके,
ना। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले F12 कैलकुलेट किया यानी इन दोनों चार्जेस के लिए, सिमिलरली F13 कैलकुलेट किया इन दोनों चार्जेस के लिए, और दोनों को हमने क्या किया बच्चों, वेक्टरली ऐड कर लिया यानी F1 इक्वल्स टू F12 प्लस F13, तो इस तरीके से ऐड कर लिया। यहाँ तो चलो ठीक है, हमारे पास दो एक्स्ट्रा चार्जेस थे जिनकी वजह से हम क्या कर रहे थे बच्चों, फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस n अवेलेबल है देन वी विल यूज F1 इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 अप टू F1n. Now we have to find out that what is the electric field. Electric field intensity is the strength or intensity of the electric field at any point, is defined as the force acting on a unit positive charge placed at a point. Okay? कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, और वही इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा। सपोज Q इज द चार्ज एंड स्मॉल q इज द योर टेस्ट चार्ज। आपको इसकी हेल्प से इस पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करना है, और वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा, दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से। We already know the formula of the force, that is Q capital Q into small q upon r square। अब हमें यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू क्या लेनी, क्योंकि स्मॉल q तो आपका टेस्ट चार्ज है बच्चों, तो स्मॉल q की वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों, 1 कूलम। सो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू KQ अपॉन r स्क्वायर, और ये जो 1 कूलम के लिए जो फोर्स की वैल्यू निकली है बच्चों, यही फोर्स की वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बच्चों जिस तरीके से मल्टीपल चार्जेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किया था वेक्टरली ऐड करके, वैसे ही मल्टीपल चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे, इनको भी वेक्टरली ऐड करके। ओके, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस अप टू En। ना हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ना प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज करो आपके पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है यानी Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे सपोज करो यू हैव अ 1 पॉजिटिव चार्ज। ओके, सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अंदर से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। ओके, लेकिन अगर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर तो निकलेंगी लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल देखो इस तरीके से रिपेल करते हुए बाहर निकल रही हैं, दिख रहा है आपको ना। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, यानी Q की वैल्यू जब लेस देन 0 है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे। और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, यू कैन सी हियर दिस वन इज द पॉजिटिव वन, दिस वन इज द नेगेटिव है, तो चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों, क्लियर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, किसी भी केस में चार्जेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। The electric line of forces originate from the positive charge and ends on the negative charge. Similarly, the tangent drawn at a point on the electric line of force will give the direction of electric field at that point. These are the properties of the electric field lines. The two lines of the force never intersect each other. The number of electric line of force passing normally through an area directly proportional to the strength of electric field. Now, come to the electric फ्लक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या बच्चों, हम एक पर्टिकुलर कोई सा भी हमारे पास एक रीजन है, उस रीजन में हम एक एरिया फिक्स कर लेते हैं। सपोज करो दिस एरिया इज डिनोटेड बाय डेल एस है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमें कैलकुलेट करना है। इट मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज द, ओके सी द डायग्राम हियर, okay, we have to consider a closed surface, let del s be the small area element on the surface and the electric field line E passing through this area element at an angle theta। ओके, बट हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन को कंसीडर करना है, यानी कोई लाइन अगर थीटा एंगल के साथ इस एरिया से पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा एंगल के साथ इस एरिया से पास हो रही है, तो हमें थीटा एंगल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर नहीं करना, बल्कि हमें उसका वो कंपोनेंट लेना है जो इस एरिया के साथ परपेंडिकुलर जा रही हो। इट मींस वी हैव टू टेक द कंपोनेंट, इट मींस वी हैव टू टेक द cos थीटा, वी हैव टू टेक द e cos थीटा, नॉट e ओनली। So electric flux which is denoted by here phi, that will be equals to E del S, that is equal to E del S cos theta. Now direction of area vector del S और ds is perpendicular to the surface। जो area vector होता है या फिर जो area होता है उसकी direction जो होती है वो हमेशा surface के perpendicular होती है। Now the next important topic that is electric dipole। Okay, so a pair of equal and opposite charges separated by the small distance is called the electric dipole। हमें एक पेयर लेना है, पेयर किस का बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। ध्यान रखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए
बट पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए। और दोनों को अगर मैं किसी डिस्टेंस से सेपरेट करूँ तो जो पेयर होगा बच्चों, उस पेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल मोमेंट अब क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डायपोल लेंथ। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो कि हमने यहाँ पे स्मॉल q लिया है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर मैं लेंथ से यानी जो कि 2a है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे बच्चों डायपोल मोमेंट। यहाँ पे q क्या है बच्चों, चार्ज को डिनोट कर रहा है, और 2a क्या है, दिस इज योर बेसिकली डायपोल लेंथ। नाउ अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डायपोल के केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी बच्चों, दिस इज द पॉइंट A, ओके, यू कैन सी हियर दिस इज माइनस q चार्ज, दिस इज प्लस q चार्ज, और आपको इस पॉइंट पे सपोज दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, सपोज करो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द पॉइंट A, ड्यू टू दिस चार्ज, तो ये निकलेगी E इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r प्लस ए होल स्क्वायर। अगर हम b की वजह से निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये निकलेगी बच्चों 1/4πε0, इसको हम k भी बोल सकते हैं, k इंटू क्यू अपॉन r माइनस ए स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, वेक्टरली ऐड कर लेंगे, तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी बच्चों E इक्वल्स टू 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। नाउ अगर हम फॉर्मूले की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस, ओके, आपने जो डायग्राम देखा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया था, बट कब, जब आप ए की वैल्यू बहुत कम ले रहे हैं, 8 से अगर आपकी ए की वैल्यू बहुत छोटी है तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन r क्यूब, और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ES इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ना द डायरेक्शन इज अलोंग EB, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो EB के अक्रॉस होगी। नाउ द सेकंड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, ओके, हमें ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है डायपोल के जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे, यानी दिस इज द डायपोल, दिस इज माइनस q चार्ज, दिस इज द प्लस q चार्ज, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली बच्चों ये वाली लाइन है, तो इस लाइन पे हमें कहीं पे डायपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी ES इक्वल्स टू 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब, वेयर p इज ऑफ कोर्स दैट इज 2 into a into q। Now the direction of the field due to the dipole at the point on the equatorial line is opposite to the direction of the dipole moment। Now come to the physical significance of the dipole। Physical significance क्या है dipole का? The molecule of dielectric may be classified into two cases। First one polar molecules, another one is the non-polar molecule। polar molecules के एग्जाम्पल है H2O, HCl, non-polar molecule के एग्जाम्पल CO2, CH4 etc। Okay, now we will talk about the dipole in a uniform external field। अगर आपके पास कोई uniform external field है उसके बीच में अगर हम किसी dipole को रखते हैं तो क्या होगा बच्चों? So see, you can see the diagram, this dotted line represent the uniform electric field, okay, or you can say uniform external field, and this is the dipole, plus q charge minus q charge। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायपोल पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज प्लस QE, इस पे नीचे की तरफ होगा दैट इज माइनस ऑफ QE। इन्हीं दो अपोजिट फोर्सेस की वजह से यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा। तो हम देखते हैं कि टॉर्क किस तरीके से जनरेट होगा। जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू P sin थीटा, यू कैन से दैट टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E है। दिस टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डायपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ना कुछ स्पेशल केसेस है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, सी द प्रीवियस डायग्राम, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इट विल बी PE, दैट विल बी द मैक्सिमम वन। नाउ कम टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। Now for the continuous charge distribution we have to take the three special cases। first one for the line charge density, second one surface charge density, third one is the volume charge density। line charge density को मैं लैम्डा से डिनोट करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा से डिनोट करूंगा जिसको मैं बोलूंगा चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैं रो से डिनोट करूंगा जिसको मैं बोलूंगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एस। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल V। Now come to the Gauss law। This is again very important law for your examination point of view। Now Gauss theorem state that the total electric flux हमें already मालूम है, तो यहाँ पे जो total electric flux होगा over a closed surface
is 1/epsilon naught times to the total charge on enclosed by the surface. ओके आपके पास कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो हमारे को जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो उस टोटल चार्ज का 1/epsilon naught निकलेगा. बट ध्यान रखना दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है. नाउ गॉस थ्योरम को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. सपोज दिस इज अ स्फेरिकल चार्ज बॉडी यू हैव, दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज जिसकी सराउंडिंग में आपने एक गॉस सरफेस बना लिया है. ओके तो यहाँ पे हमें बच्चों ये मालूम है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ E ds इक्वल्स टू 1/epsilon naught into q, और यू कैन से phi इक्वल्स टू 1/epsilon naught into q. नाउ जब हम इस पूरे गॉस लॉ को यहाँ पे यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू 1/epsilon naught into q, यानी ये दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, यू कैन सी हियर. नाउ नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द गॉस लॉ. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं. गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस. गॉस लॉ जो होगा वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा. टोटल चार्ज enclosed by the surface must be added algebraically and the charge may be located anywhere inside the surface. Next one, the surface that we choose for the application of Gauss law is called the Gaussian surface. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सरफेस ही Gaussian surface होगा. जिस सरफेस को हम चूज कर रहे हैं बच्चों वो आपका Gaussian surface होगा. Now Gauss law is used to find out the electric field due to the system of charges having the some सिमेट्री. बेसिकली अगर यहाँ पे गॉस लॉ हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस सिस्टम के लिए जहाँ पे चार्जेस जो हैं वो सिमेट्रिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है. फॉर एग्जांपल स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है. तो अगर चार्जेस सिमेट्रिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं. नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ सम symmetric charges configuration. The examples are given below. First one, the field due to a infinitely long straight uniformly charged wire. आपके पास एक लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का. ओके मतलब सपोज को बहुत लंबी लेंथ का वायर है आपके पास, आपको इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो इसको हम गॉस लॉ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी हैव टू कंसीडर अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट रॉड कंडक्टर हैविंग द चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू लैम्डा, एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, that is equals to Q/L. Now we have to find out the electric field at P. हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, जो गॉसियन सरफेस है पासिंग थ्रू द पॉइंट P, देन अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ. अब हमें इसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करना है. तो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो वी कैन सी हियर दैट E इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा E दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई RL लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ना आपने देखा यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की by using the Gauss law. Now next one, field due to a uniformly charged infinite plane sheet. अगर आपके पास एक प्लेन शीट है उसके अक्रॉस हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे? by using the Gauss law. You can see here according to Gauss law you know that integration of E ds equals to 1/epsilon naught into q. okay तो यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट दैट इज मतलब अगर हम एरिया की बात करें तो अब हमें इस एरिया को इंटीग्रेट करना है. तो एरिया हम देखें यहाँ पे तो एरिया हमारे सिर्फ कोई भी जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया का दो पोर्शन है आपके पास, एक तो फ्रंट पोर्शन और एक बैक पोर्शन. तो यहाँ पे भी हमारे पास दो एरिया हो जाएंगे. अगर इसका टोटल एरिया ए है देन यू हैव टू टेक द एरिया दैट इज 2a, क्योंकि एक एरिया ए फ्रंट में भी है और एक एरिया ए बैक में भी है. तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा बच्चों वो 2ds हो जाएगा. तो E की वैल्यू निकलेगी सिग्मा ds अपॉन 2ds एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर E इज डायरेक्टेड अवे from the charge sheet if A is positive and directed towards the sheet if A is negative. Now student, this is your chapter number 1, that is electric charges and field. Now students, I hope ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.